यह संपूर्ण सृष्टि विभिन्न ऊर्जाओं के प्रवाह पर आधारित है। हमारा जीवन और जीवन के सुख दुख का मूल आधार भी ऊर्जा ही है। हमारी प्राचीन संस्कृति में एक ऐसी विद्या का विकास हुआ था जिसके माध्यम से मनुष्य जीवन पर पड़ने वाले ऊर्जा के प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता था। वह प्राचीन विद्या थी रोहिणी विद्या। इस अति प्राचीन एवं रहस्यपूर्ण विद्या में ऊर्जा के प्रवाह, प्रकाश के परावर्तन और परालौकिक शक्तियों से संबंधित कई गहरे राज छुपे हैं। इस विद्या के ज्ञाता हैं गुरु श्री अरविंद शाहदेव। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार, क्रांतिकारी जोहार। देखिए, जिस सवाल को लेकर के हम आए, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा विज्ञान जिस सवाल की तलाश में लगा रहता है, हम भी लगे रहते हैं, आप भी लगे रहेंगे अपने रोजमर्रे के जीवन में। आप जानते हैं कि ये नदी, ये चांद, ये तारे, ये सूर्य, ये ग्रह, ये पक्षी, ये पौधे, ये चिड़िया, ये मनुष्य, ये सब हम ब्रह्मांड के एक हिस्से हैं। लेकिन आज जो हम खास बात करेंगे आपसे, एक वैसे शख्सियत से जो न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के एक धरोहर हैं, न सिर्फ एक नायक हैं, न एक रिसर्च स्कॉलर हैं, वो एक अद्भुत, एक चमत्कार शख्सियत है। हम उस शख्सियत से आपको मिलाएंगे आज। झारखंड सरकार को, भारत सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए कि सम्राट अशोक जब नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराए होंगे तो वो ज्ञान के लिए, शोध के लिए। आज बिहार के मुख्यमंत्री हो या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन उस खंडहर के पीछे जो पांडुलिपियों का रहस्य, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई कि तिब्बत में पहाड़ी के नीचे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय मिला जिसमें लाखों लाख पांडुलिपियां पड़े हैं। हम दरअसल आज बताने आए हैं आपको, जिस शख्स से मिलवाने आए हैं, उन शख्स ने पूरे देश ही नहीं, लगभग पूरी दुनिया का दौरा कर चुके हैं। और आप हैरान हो जाएंगे इस बात को जानकर कि 6 साल की उम्र से ही वे उन अनसुलझे पांडुलिपियों को, जो पत्थरों पे उकेड़े गए हैं, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर विभिन्न देशों में जो ट्राइबल के इलाकों में पत्थरों पे लिखी गई पांडुलिपियां हैं, उनको पढ़ने की कला वो अपनी माँ के गर्भ से सीख कर आए। ये एक चमत्कार है। और उस पांडुलिपि को पढ़ने के कारण ही वो लगातार सावर मंत्र, जो शिव का सावर मंत्र है, जो शिव ने कोल के लिए, भील के लिए, आदिवासियों के लिए, जो अनपढ़ समाज के लिए उन्होंने जो एक मंत्र दिया शिव सूत्र के जरिए, वो रोहिणी विद्या मानती है कि आत्मा नहीं है। हम सब मानते हैं कि आत्मा है। सवाल ये नहीं है कि आत्मा है या नहीं। आप हैरान हो जाएंगे आज आदरणीय अरविंद शाहदेव जी से मिलकर। देखिए, इनसे बहुत सारे इंटरव्यूज देश दुनिया में लोगों ने किए। कई लोगों ने हॉरर बना दिया, ये किया, वो किया। जियो न्यूज टाइप का जो चैनल है वो इनको दिखा दिया कि ये कर दिए। लेकिन पहला मुकम्मल आदमी जो सनातन संस्कृति के उस अबुझ पहेली को किसी आग की तरह अपने आप में जीवित रखा है, बचा के रखा है। इसलिए आज हम बात करेंगे तफसील से। सबसे पहले हम जोहार करते हैं अरविंद शाहदेव जी का। सर नमस्कार। जी, आज द न्यूज मिर्ची के इस प्रोग्राम में आप आए, इसके लिए बड़ा धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा द न्यूज मिर्ची को कि जो मेरी मन की बात रही, मैंने इस रोहिणी विद्या पे लास्ट 25-26 वर्षों से शोध करता रहा, लोगों को बताता रहा, कई सम्मेलनों में जाता रहा। परंतु जो मीडिया इंटरव्यू करती थी या जो चीज़ें मैं बताता था, उसको अपने तरीके से लोगों को दिखाया जाता था। परंतु ये मैं बताना चाहता हूँ कि रोहिणी विद्या का मैं एक सिर्फ रिसर्चर हूँ, न मैं कोई बाबा हूँ, न मैं कोई पंडित हूँ।
मैं केवल एक शोध करता हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं इन सब चीज़ों को शोध करूं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो शिलालेख आज से हजारों साल पहले जो खुदी हुई है, जिसका अवशेष पूरे दुनिया में मिलती है। हमारा हिंदुस्तान ही एक इतना बड़ा संग्रहालय है जिसको मुगलों ने, अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया। परंतु आज हम जा रहे हैं मॉडर्न साइंस की ओर, और मॉडर्न साइंस की ओर जाने के बाद तरह तरह की चीज़ें इजाद कर रहे हैं, और गिनी पिग के तरह हमारे जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उन पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब हम उससे ग्रसित हो जा रहे हैं, जब हम उससे पीड़ित हो जा रहे हैं, तो वापस हम कहाँ आ रहे हैं? फिर आ रहे हैं हम प्राचीन सभ्यता और पुरानी सभ्यता की ओर। इसलिए हमारा ये चैनल में आने का ये उद्देश्य है। ये एक मेरी तरफ से एक अपील है लोगों के साथ कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, जो पुराने समय में जो चीज़ें भारत में या भारत के आसपास जो देश है उसमें जो बनाई गई थी, सरकार को चाहिए कि इसको आगे बढ़ाए, इस पर रिसर्च हो, इसको एक मान्यता दी जाए। जी, ये तो आपने बड़ा अच्छा कहा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या रोहिणी विद्या क्यों मतलब आत्मा को नहीं मानती है? क्या इनका क्या है, मतलब इस विद्या का मूल थॉट क्या है, क्या विचार है? रोहिणी विद्या के अनुसार आत्मा अमर होती है, और रोहिणी विद्या के अनुसार यह भी है कि आत्मा जिस चीज पर वास करती है उसकी मृत्यु असंभव है, उसकी मृत्यु हो नहीं सकती। अगर इंसान के शरीर में आत्मा होती तो इंसान छत बिछत होने के बावजूद इंसान की मृत्यु नहीं होती। ऐसी वो कौन से करंट है जो इंसान के शरीर को छत बिछत होते ही वो शरीर को छोड़कर चली जाती है? परंतु हमारे शास्त्र के हिसाब से, हमारे रिसर्च के हिसाब से, एक दक्ष मंडल होता है जो कि पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी कनेक्टिविटी है, जितने भी भौतिक वस्तुएं, हम रोहिणी के हिसाब से मानव भी एक भौतिक वस्तु है। क्षय हो, जो जिस चीज का क्षय होता है वो भौतिक है, भौतिकवादी है, वो कंप्लीट, उसका कोई एंडलेस नहीं है। आज मनुष्य का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी होती है। अगर उसमें आत्मा की वास होगी तो वो मृत्यु ही नहीं हो सकता है, न वो बूढ़ा हो सकता है, न वो जवान, वो एक स्थिर हो जाएगा। इसलिए आत्मा का जो कनेक्टिविटी है वो रोहिणी के हिसाब से दक्ष मंडल पे है, और वहाँ से हम एक कनेक्टर के जरिए हम शरीर से कनेक्ट करते हैं, और जब वो कनेक्टर को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है उसमें कोई टेक्निकल बाधाएं होती है, कोई तांत्रिक अगर उसमें टूट फूट होती है तो वो सर्किट ब्रेक कर जाता है और वो कनेक्टिविटी दक्ष मंडल के साथ टूट जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो आप मतलब आप ये कह रहे हैं, आप देखिए विज्ञान क्या मानती है, जैसे हम मोबाइल का उपयोग करते हैं तो ये एक ध्वनि है या जो भी है, बहुत साउंड बहुत तेजी से जाता है कहीं, और हम कहीं इंग्लैंड से बैठे यहाँ बात करते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि आत्मा के जगह एक कोई पावर पॉइंट है कहीं इस ब्रह्मांड में, बिल्कुल बिल्कुल, और उसी से सारी जो सभ्यता है वो जुड़ी हुई है। बिल्कुल है? बिल्कुल। तो ये इसको कैसे हम स्थापित कैसे करेंगे? मतलब आप कोई एग्जाम्पल हमें दें कि ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि आप देखे होंगे, आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि पराविज्ञान की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से विज्ञान सोचना बंद कर देता है। सदियों साल पहले अगर मैं ये बात बैठ के बोलता होता कि ऐसा समय आएगा हम हवाई जहाज से उड़ के या किसी ऐसे यान से उड़ के कहीं देश से किसी और देश चले जाएंगे, तो शायद मुझे सभ्यता माना जाता है या पागल माना जाता है। परंतु आज ये संभव है। अगर कई साल पहले ये बोलते कि हम यहाँ से बात करेंगे और हजारों किलोमीटर दूर कोई आदमी सुन रहा होगा, ये कहना भी शायद एक पागलपन की निशानी माना जाता है। परंतु आज ये संभव है। परालौकिक जो विद्याएं हैं, परालौकिक जो विज्ञान है, जो कि भारतवर्ष में और चीन में जो विकसित हो चुका था और हम लोग इतने करीब पहुंच चुके थे, यही कारण रहा कि जितने भी उस समय के जो शासक रहे, उस विद्या को जानने के लिए, उस चीज़ों को पाने के लिए भारत में अंधाधुंध आक्रमण किया। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत और आसपास के जो देश है, इसको
केवल आप समझते हैं कि सोने के लिए हमने आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण जो हुए, परंतु ये बात असत्य है, क्योंकि उस समय में, उस काल में ये जो इलाका था वो इतना विकसित होता जा रहा था जो कि कई आयाम खड़े कर सकते थे। यही कारण रहा कि जब मुगल साम्राज्य आए, जब अंग्रेज आए, उन्होंने जितने पुस्तकालय थे उसको ध्वस्त कर दिया, जितनी विद्याएं थे उसको खत्म कर दिया, और जितने लोग रिसर्चर थे उनको क्रश कर दिया। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जो ये हमारा सिस्टम है, माइंड का जो सिस्टम है, आज आप देखेंगे, आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो व्यक्ति आपके सामने होता है। किसी के बारे में मोबाइल से फोन करने जाते हैं, उसका फोन सामने से आता है। इसमें विज्ञान का कहीं कोई जवाब नहीं। केवल टेलीपैथी कह देने पर विज्ञान का जो कैलकुलेशन है वो समाप्त नहीं हो जाती है, परंतु रोहिणी में इसका विश्लेषण है कि कैसे मानसिक तरंगों से एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति को संपर्क साधा जाता है। इसका ये विश्लेषण है। रोहिणी में ये विश्लेषण है कि बिना बात किए हुए माइंड से बात इंसान कर सकता है, अपने मस्तिष्क से बात कर सकता है, और आने वाले समय में अगर इसकी शोध हुई तो इंसान बातें नहीं करेगा, मस्तिष्क से, बिना किसी टेलीफोन के, बिना किसी संचार माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने पे, मैं दुनिया की बात नहीं करता हूँ, मैं ब्रह्मांड की बात करता हूँ, ब्रह्मांड के किसी कोने पे इंसान किसी से भी संपर्क स्थापित कर सकता है। तो ये मूल इसके जो मतलब इस विद्या के, रोहिणी विद्या के मूल जनक किनको माना जाए? किन्होंने ये सूत्र स्थापित किया, किन्होंने दिया ये? हमारा जो रिसर्च है रोहिणी विद्या के ऊपर, जितनी हमें जानकारी है, क्योंकि ये इतना भास्ट है कि अभी तक 25 वर्षों में अगर मैं कहूँ कि इसका मैं 5% जानता हूँ तो ये कहना गलत होगा। ये जो विद्या है ये प्राचीनतम विद्या है, और कहीं कहीं पर भगवान शिव का जिक्र है, साबर का जिक्र है, और अनुसंधान के दौरान हमने पाया है कि ये एक साबर मंत्र का पाठ है। साबर मंत्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शास्त्र बने, जब मंत्र बने, जब तंत्र बने, उस समय जो अध्ययन से जो लोग लिप्त थे, जो वर्ग थे, जो पढ़ाई पढ़ते थे, वो लोग ने इसको अडॉप्ट किया। परंतु उस जमाने में भी ऐसे कई जातियां थी जो जंगलों में वास करती थी, उनको पढ़ाई से दूर दूर का नाता नहीं था। तो उनके लिए भी जो सभ्यता थी उसको चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें डेवलप किया गया। और ये साबर मंत्र में ये है कि ये जो इक्वेशंस है, एक सिंबल जो है, वो सिंबॉलिक एक भाषा है, उस सिंबल को रख देने मात्र से इंसान की बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हमारे हिसाब से कि आप देखते होंगे, आप पढ़ते भी होंगे, लोग कहते हैं, चाहे वो कोई धर्म का हो, कोई संप्रदाय का हो, अगर आप कोई जाप करते हैं या कोई चैंट करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या बुद्धिस्ट में और भी कुछ करते हैं तो उससे शांति मिलती है। तो ये सब करने के लिए आपको श्रम करना होता है। अगर आप 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं तो आपको सवेरे से उठकर 4 बजे से उठकर रात तक 5 वक्त का नमाज पढ़ना होता है। अगर आप भजन कीर्तन करते हैं तो उसके लिए आपको अखंड पाठ करना होता है। अगर आप बौद्धिस्ट हैं उसके लिए भी आपको मेडिटेशन करना होता है। अगर आप क्रिश्चियन हैं उसके लिए भी आपको करना होता है, एक प्रोसेस है। परंतु साबर मंत्र के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि साबर मंत्र एक ऐसा पावरफुल मंत्र है, उसमें ऐसी पद्धतियाँ हैं कि एक सिंबल मात्र से इंसान की जो परेशानी किसी चीज़ से दूर नहीं हो रही हो वो दूर हो सकती है। इसमें 84 अल्फ़ाबेट्स हैं जी, इसमें कितने विद्या में? हाँ 84 अल्फ़ाबेट्स हैं जी, और 84 अल्फ़ाबेट को 5 हिस्सों में बांटा गया है और 5 हिस्से इंसान की लगभग सारी परेशानियों का निदान का रास्ता है। वो पांचों सिंबल को अलग अलग तरीके से अगर मनुष्य के जीवन में लाया जाए, चाहे वो पेंटिंग के माध्यम से या फर्नीचर के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, तो इंसान का जो नेगेटिविटी है, जो उसका रुकावट है, वो दूर होने लगती है।
ये आप बहुत अच्छी बात, बहुत अद्भुत बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना कि आप जब जब अपनी नौकरी छोड़ दी, आप रिलायंस में इतने अच्छे खासे नौकरी कर रहे थे, 7 साल तक आपने वहाँ मैनेजर के पद पे काम किया, एमबीए की, फिर आप रिसर्च में लग गए, पूरे भारत घूमा, जंगल जंगल गांव गांव जहाँ गए। आप जब बाहर विदेश गए, जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रैवल जो कंट्री है सूरीनाम और ये साउथ अफ्रीकन जो कंट्री है, क्या वहाँ भी इस तरह के मंत्र या रोहिणी विद्या का कोई है प्रचलन क्या? अब कहाँ कहाँ गए मतलब? मैं इस शोध के दौरान मैंने कई देशों की यात्रा की, जैसे चाइना, वियतनाम, सूरीनाम, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, बार्सिलोना, स्पेन, अमेरिका में कई देशों की यात्रा मैंने की। परंतु हमने ये देखा कि जो मानव सभ्यता का विकास इस एरिया में हुआ है, मतलब हम लोग जिस एरिया में वास करते जो हिंदुस्तान का इलाका, जो हिंदुस्तान, चाइना, जो आसपास का इलाका है, जो एशियन कंट्री का जो इलाका है जी, यह सबसे प्राचीनतम है। दुनिया में अगर कोई चीजें गई है तो इसी कॉन्टिनेंट से गई है जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैं अमेजोन जंगलों में दर दर भटक रहा था, अमेजोन फॉरेस्ट जो कि दक्षिणी अमेरिका में है जी, काफी बड़ा हिस्सा जंगल है, जो कि विश्व को 40% ऑक्सीजन अमेजोन फॉरेस्ट से आता है दुनिया में जी। जब वहां मैं भटक रहा था, वहां हमने इंडियन हनुमान की जो मूर्ति है उसकी मंदिर मुझे मिला जी। वहाँ क्या इंडियन है मतलब? वहाँ पर इंडियन लोग हैं, क्योंकि अंग्रेजों का वहाँ पर शासन था। 1791 में एक बार ऐसा हुआ था कि अंग्रेज लालाहूत करके एक जहाज के जरिए बिहार से लोगों को नौकरी का झांसा देकर, शुगर मिल में नौकरी करने का झांसा देकर यहाँ से ले गए। अच्छा, जो ग्लैडिएटर बना के ले जाते थे। हाँ, और गुलाम बना चांदी का थाली में, सोने का थाली में खाना खाएंगे करके ले गए यहाँ से, और वहाँ पे जाके उनको छोड़ दिया। तो अभी एक तरह का छोटा हिंदुस्तान है सूरीनाम में। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि दक्षिणी अमेरिका में एक ऐसा देश है जहाँ की मूल भाषा जो है भोजपुरी है। अच्छा, साउथ अफ्रीका में? साउथ अमेरिका में, हाँ, साउथ अमेरिका में। वहाँ के उपराष्ट्रपति जो है वो भारतीय मूल के हैं जी। और भाषा जो बोली जाती है वो भोजपुरी बोली जाती है। अच्छा, ये वो लोग यहाँ से माइग्रेट किए, इसका माइग्रेट किए। जी जी जी। तो वहाँ ये विद्या मतलब के जानकार हैं क्या कोई, मतलब हाँ, विदेशों में? हाँ, विदेशों में कुछ लोग हैं इसके जानकार हैं। जब मैं किसी सम्मेलन में जाता हूँ जहाँ साबर की बात होती है। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी तंत्र हैं, मंत्र हैं, यंत्र हैं, तांत्रिक क्रिया, मांत्रिक क्रिया, जितनी भी क्रिया है, बीइंग अरविंद सहदेव, मैं विश्वास करता हूँ कि ये एक ग्रामर है। हाँ, ये ग्रामर है। अच्छा। जैसे आप किसी गाना का धुन अगर बजाना हो तो आपको सरगम अगर पता है तो आप कोई सा भी धुन बजा सकते हैं जी जी। परंतु अगर आप गाना सीखने जाएंगे हाँ हाँ, तो वो गाना के अगर दूसरा गाना बजाना बोला जाए तो आप नहीं बजा पाएंगे। जी जी जी। तो उसी तरह साबर इसका बेसिक है। जैसे मैं जाता हूँ अपने दौरा के तौर पर, जब मैं किसी ऐसे देश में जाता हूँ जहाँ की भाषा मुझे नहीं आती जी, वहाँ का जो क्रिया है वो क्रिया मुझे नहीं आती, परंतु जब मैं वो जाता हूँ, जब मैं बेसिक पे आता हूँ, जब मैं फंडामेंटल्स में आता हूँ, उस फंडामेंटल में जब मैं उसको बैठाता हूँ तो उसका इलाज हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये तो इससे इलाज भी होता है क्या? ये कौन सी पद्धति है स्वस्थ करने की, मतलब इलाज कैसे करते हैं इसमें? रोहिणी विद्या में जो कंस्ट्रक्शन संबंधी जो वास्तुलिपि जो है उसमें जो परेशानियां होती है या जो अभ्रंश होता है उसको कई प्रकार से शोधित किया गया। कुछ लोग का कहना है कि अगर किचन का दरवाजा अग्नि कोण में हो तो वो सही है, अगर वो ईशान कोण में हो तो उसको तोड़ देना चाहिए। ये वास्तु वाले कहते हैं। वास्तु वाले कहते हैं। हाँ। वहीं चाइना में एक पद्धति आई फेंग शुई, उनका कहना था कि अगर एक आप चाइम लटका लेंगे तो आपकी ये परेशानियां दूर हो जाएगी। विभिन्न देशों में विभिन्न तरीकों से विभिन्न तरीके से इसको बताया गया है, परंतु रोहिणी में एक ऐसा सब्जेक्ट है, केवल
एक पेंसिल से, एक कोयले के टुकड़े से अगर आप एक सिंबल बनाते हैं तो उसका जो दोष है वो दोष का खंडित हो जाता है। हाँ, तो बात में थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं कि इस रोहिणी विद्या से जो दुनिया के में देखिए अभी पूरी दुनिया बीमार है, चारों तरफ बीमारी है, और इसमें ड्रग्स के धंधे, आयुर्वेद और होम्योपैथ और ना जाने क्या क्या। अच्छा, रोहिणी विद्या में कुछ इलाज के तरीके हैं क्या? मतलब क्या है, आप कैसे मतलब ये करते हैं? सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि रोहिणी जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में एक बहुत फास्ट है। इसके अंदर में, रोहिणी के अंदर में कई चीज़ें हैं जिसका कि इलाज संभव है। जैसे अगर मकान से संबंधित कोई परेशानी है, ज़मीन से संबंधित कोई परेशानी है, उसका सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर ग्रह से संबंधित कोई परेशानी है, ग्रह दशा से संबंधित कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको भी ये सुधार इसके द्वारा किया जा सकता है। यदि मानव शरीर में कोई परेशानी है जिसको कि पता नहीं लग रहा है, क्योंकि मानव शरीर अपने आप में इतना वास्ट है कि आज भले ही हम विज्ञान की बात करें या मेडिकल साइंस की बात करें, 100% मानव शरीर को ठीक करना या समझना किसी के बस की बात नहीं है। तो रोहिणी के अंदर में जो ये जो स्टिक है, ये रोहिणी की स्टिक है, इसके माध्यम से ये क्या स्टिक क्या है? ये एक पेड़ है जी। ये एक पेड़ में मेल और फीमेल होते हैं, और इस पेड़ का जो जड़ है उसकी एक खासियत है कि मानव शरीर में चलने वाले जो कण होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, जो जिंक है, आयरन है, कॉपर है, बहुत सारी चीजें हैं, जी जी, उनको ये प्रभावित करती है, और इसका सफल प्रयोग से असाध्य बीमारियां भी दूर हो सकती है। अब हम बात करते हैं कैसे। अगर पूरे मानव शरीर को अगर देखा जाए तो उसमें हजारों कण हैं, हजारों चीजें हैं, कई ऑर्गन हैं, कहाँ क्या परेशानी है। अब उसके लिए सिटी स्कैन, MRI, ऐसे कई पद्धतियां आ गई है। लेकिन ये जो पद्धति है ये प्राचीन पद्धति है। हम उस समय की बात करते थे जब एक नाड़ी वैद्य बैठ के पुराने जमाने में नाड़ी देखकर इलाज कर दिया करता था और बता दिया करता था कि आपको ये बीमारी है, और वो दवा देता था, ठीक हुआ था। लेकिन हम एक तरफ विकास की बात करते हैं, उस विकास ने हमें क्या दिया? हमें तरह तरह के टेस्ट दिए। तरह तरह के टेस्ट देने से क्या हुआ कि जिस तरह से हमारा मस्तिष्क, जब हमारा ये मोबाइल फोन नहीं था, सारी चीज़ों को दिमाग में रखता था, सारी टेलीफोन नंबर हमें याद रहती थी, परंतु आज हमारा दिमाग में कोई टेलीफोन नंबर याद नहीं रहता है, क्योंकि हम मशीन पर डिपेंडेंट हो गए हैं। उसी प्रकार चिकित्सा पद्धति पे भी हम मशीन पर डिपेंडेंट है। जो मशीन बताती है हम उसका इलाज करते हैं। नहीं, आप बता रहे थे कुछ एक दो एग्जाम्पल हमें आप बताइए। आप बता रहे थे सऊदी के कोई आपके पेशेंट हैं जो आप से पैरालिसिस था। जैसे एक हमारा पेशेंट है जो कि सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखता था। उनका क्या था कि उसका जो बेटा था वो बचपन से उसका कुछ प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था और वो पेशाब करता रहता था। वो डायपर में 14 साल से डायपर लगाता था। और आपको ये भी बता दें कि जो इस्लाम है वो इस्लाम किसी कोई चीज़ को नहीं मानता। वो अपना जो उनके जो प्रोफेट बोल गए हैं वो छोड़कर किसी भी चीज़ को नहीं मानता। लेकिन ये सब जितने भी धर्म है उससे ऊपर एक है मानव धर्म, और मानव धर्म में जब किसी मानव का बच्चा बीमार होता है तो फिर वो धर्म और जाति नहीं देखकर वो आता है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। और वो बच्चा 14 साल से जो डायपर पहनता था और उसका पेशाब होता रहता था, इस स्टिक के ट्रीटमेंट से, जो कि पुरानी पद्धति है, उससे 18 दिन के बाद उसका वो पेशाब होना बंद हो गया और आज भी वो स्वस्थ है और उसका कोई भी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है दूर गई, जो कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसको जीवन भर डायपर पहनना होता और उसको दवा खाना होता। झारखंड में झारखंड सरकार के तरफ से आपके इस विद्या को ये प्रिजर्व करने या इस पर आगे कैसे बढ़े, इसको लेकर कभी कुछ बात हुई है? मतलब देखिए, अभी मैं बताना चाहता हूँ झारखंड सरकार क्या, जब मानव जब समाप्ति की ओर जाएगा वापस उसे आना ही होगा। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कंपनी के CEO, बड़े बड़े कंपनी के जो अहदेकार डायरेक्टर लोग हैं, आज सब अपना फार्म हाउस बना रहे हैं, गोबर खाद की खेती कर रहे हैं, हाँ, जो ऑर्गेनिक फूड अपना और जैविक में आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं थी मॉडर्न साइंस में जाइए, अपना पेस्टिसाइड से बड़ा बड़ा कद्दू और तरबूज उगाइए खाइए, लेकिन छोड़ रहे हैं।
उसी प्रकार अब हम लोग शांति की वापस आ रहे हैं। तो ये जितनी भी विद्या हैं उनको वापस आना होगा। अगर सरकार आज ध्यान नहीं दे रही है तो शायद मैं उस समय रहूं या ना रहूं, लेकिन वापस आना होगा। आज देश विदेश में जितने लोग हैं, आप देखे होंगे कि काशी चले जाइए, विश्वनाथ चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, बनारस चले जाइए, विकसित देश के विकसित साइंटिस्ट लोग जो है, जिन्होंने मॉडर्न साइंस पे बहुत बड़ा शोध किया है, आज गेरुआ वस्त्र पहन के टीका लगाकर अनुसंधान कर रहे हैं हमारी चीज़ों को। मतलब जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको कोई बचाने के लिए अभी तैयार नहीं है, मतलब दूसरे कर रहे हैं। हाँ। दूसरे देश के लोग आके हमारे देश में कर रहे हैं, और हमारी सरकार ऐसी है, हमारा जो है, हम आयुर्वेद को एक सेकंड कैटेगरी का दर्जा मानते हैं। जो आयुर्वेद पूरे दुनिया में एक बार कायम था, आज एलोपैथ डॉक्टर के सामने हम आयुर्वेद को एक वैद्य के तरीके से देख के उसको हीन भावना से देखते हैं। जी जी। तो आज कमी तो हमारे अंदर है ना, हम दूसरों को बड़ा करते हैं। आज जब कोई आदमी कोई चीज़ बताता है तो उसको हम नहीं समझते हैं, इसलिए नहीं समझते हैं कि हमें बाहर का चीज़ अच्छा लगता है, दूर का चीज़ अच्छा लगता है, कि दूर में जो चीज़ है वो सही है। परंतु समय ऐसा आएगा, अगर हम इस चीज़ को नहीं रोकें, तो मैं ये आज बताना चाहता हूँ इस मंच में कि आने वाला 50 वर्ष के अंदर जिस तरीके से परिवर्तन हो रही है और सरकार का इसमें ध्यान नहीं है, पूरा का पूरा मानव पीढ़ी नपुंसक हो जाएगा। अच्छा, ये नपुंसकता आ जाएगी, मतलब हाँ, क्योंकि हम तो पेस्टिसाइड इन्वेल कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स नकली है, सब्जी नकली है, दाल नकली है, चावल नकली है, सब ये जो मतलब केमिकल खाद से है, और मतलब प्रजनन क्षमता घटेगी और एक समय के बाद घटेगी नहीं, घट गई है जी। आज हमारा जो आज आप देख रहे हैं जितना IVF का सेंटर्स खुल रहे हैं जी, बाढ़ सी आ गई है। जी। छोटे छोटे शहरों में 5-5 IVF वाले 8 लाख 10 लाख रुपया लेके क्या कर रहे हैं, आपका वो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करवा रहे हैं। क्या जरूरत है? आज से 50 साल पहले था ये चीज? नहीं। आज तो ये घट गया ना जी। तो मैं जो बोल रहा हूँ, और 50 साल के बाद उस समय ये कृत्रिमता में भी नहीं होगा, कृत्रिम वाला कार्य भी नहीं हो पाएगा, और इंसान की जो मानव पीढ़ी है वो खत्म हो जाएगी। ये तो बड़ा अद्भुत है। और सर, अब हम लोग चाहते हैं कि देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बड़ा तृप्त हूँ। मैं इसलिए तृप्त हूँ कि देखिए, दुनिया नहीं जानती है ये विज्ञान जहाँ खत्म है, वहीं एक पारलौकिक सत्ता, एक साम्राज्य, ये पूरे ब्रह्मांड में जो आपको दिखाई नहीं देता, वो देखने वाले भी लोग, पत्थरों पे लिखे गए शब्द को पढ़ने वाले लोग हमारे झारखंड में, और मैं मानता हूँ कि झारखंड नहीं, हिंदुस्तान का एक बड़ा शख्सियत, एक बड़ा नाम, जो अपने बलबूते बिना किसी सहयोग के, बस अपने जुनून के तहत, अपने जज्बे के तहत, जिन्होंने रोहिणी विद्या पे रिसर्च किया है। और ये आज बड़ी बात है कि हमने आज नई बात सुना। ये बातें लंबी चल सकती है, कभी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि ये मानव सभ्यता, सिविलाइजेशन के रहस्यों की बात है, और आत्मा को समझ लेना इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हो रहा हूँ बहुत हद तक कि शरीर में कोई आत्मा नहीं है, एक पावर पॉइंट है, आप जिसको कहते हैं पावर हाउस है। जैसे लालपुर का पावर हाउस होगा तो वो बिजली आती है, तो उसी तरह कहीं एक ब्रह्मांड में कोई एक जगह है ऐसा जहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँच सका है, नहीं पहुँच सकता। संभावनाओं की तलाश जारी है। बने रहिएगा आप हमारे साथ द न्यूज मिर्ची के साथ। फिर हम एक बार एक किस्त में लेके आएंगे अरविंद सहदेव जी से। बड़ा बहुत विशद विषय है, और इन्हीं सवालों के साथ हम नई बातों पे, नए मुद्दों पे बात करेंगे। तब तक इंतजार करिए, फिर आएंगे हम नए सवालों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप दिव्य ज्ञान मतलब एक तरह से हम लोगों को दिए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है, द न्यूज मिर्ची की टीम, हमारे जो वीडियो एडिटर साहब हैं, साहिल जी हैं, सन्नी भाई हैं, जो काफ़ी हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हमने एक नई बात रख रहे हैं हिंदुस्तान के सामने, और सरकार को सोचनी चाहिए, सनातनी सरकार को सोचनी चाहिए, धर्म के आवरण के सरकार को सोचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।